चलें जी, हो रही है बेटा। चलें जी। अच्छा, जैसे कि बात हुई थी अभी कि हम एपीआई के ऊपर काम करेंगे, तो एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्मल प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। आप जब यूआई के ऊपर काम कर रहे होते तो आप एमवीसी के ऊपर काम कर रहे होते, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, आज हम प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट होगा ASP.NET Core वेब एपीआई। जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। नेक्स्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे आके मैंने लगा दिया एपीआई, हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे मेरा एप्लीकेशन बन रहा है तो खैर है, हम इसका बैकअप भी कर लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा जी, टिक मार्क्स के ऊपर ध्यान देना बेटा, ये एक बड़ा मसला है। जब आप वेब एपीआई वाला प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको एपीआई क्रिएट करनी होती है, तो जी डेस्कटॉप पे क्लिक नहीं किया, वो बता रहा था कि ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगा। ठीक है, चलें जी, आपकी मर्जी है फ्रेमवर्क आप कौन सा भी यूज करो। मैं यहाँ पे 9 का यूज कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप 8 का यूज कर लें। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली टिक लगाना जरूरी है, HTTPS। अदरवाइज आपको HTTPS की जो है ना, मतलब प्रोटोकॉल्स नहीं मिलेंगे वो वाले। नीचे आ जाओ, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 और एप्लीकेशन टिक्स मिलेंगी। इन तीनों टिक्स के अंदर टॉप लेवल स्टेटमेंट को भले आप अनटिक कर दें, पर ये दोनों टिक्स मुझे लाजमन चाहिए। ठीक है, नंबर 1 है आपकी इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट। अगर आप ये वाली टिक नहीं करेंगे तो एपीआई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपकी एपीआई काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको यूआई नहीं मिलेगी उसकी। दूसरी चीज है कंट्रोलर, यूज कंट्रोलर। ठीक है, कि हम कंट्रोलर के अंदर काम करने वाले हैं, तो ये वाली टिक भी लाजमन लगानी है। तो 3 टिक्स के ऊपर ध्यान देना, देन क्रिएट, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें डेटाबेस के साथ काम करना है, तो आपको पता है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। वेब एपीआई वाला प्रोजेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, आप सबको डेटाबेस कनेक्टिविटी आती है। पहले पैकेजेस लगाने हैं, फिर मॉडल बनाना है, फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल बनाना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप जो है मैं जल्दी से फॉलो कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी हेल्प कर लेना आप, सही है, क्योंकि आपको काम आता है, मैं भी यहाँ पे मैं कहीं पे गलती कर लूँ। तो टूल्स पे चलते हैं, नगेट पैकेज मैनेजर, सो मैनेज नगेट पैकेज पे चल जाते हैं। यहाँ पे आ गया, चलिए यार यहाँ पे ध्यान दो बेटा, मैंने एंटिटी करके सर्च कर लिया और आते हैं यहाँ पे पैकेजेस लगा लेते हैं। हमें तीनों पैकेजेस चाहिए। डिज़ाइन पे आ गया और डिज़ाइन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, 9 का लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 9 वर्जन का है। इंस्टॉल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। सेकंड, 9 का लेटेस्ट, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। थर्ड वन, 9 लेटेस्ट, इंस्टॉल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तीनों पैकेजेस लग गए। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं काम। अब यहाँ पे एक और ध्यान दो आप, नॉर्मल प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में एक और डिफरेंस भी है कि आपको यहाँ पे ना मॉडल का फोल्डर मिलेगा और ना ही व्यू का फोल्डर मिलेगा। तो अगर मॉडल और व्यू को दोनों का फोल्डर नहीं मिल रहा, तो आपको जिन दोनों में से जिसकी नीड है वो आप बना सकते हैं। तो बेसिकली मुझे नीड है मॉडल की, व्यू तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, व्यू का काम हम करेंगे एंगुलर के अंदर, क्योंकि फ्रंट एंड उसकी होगी। और यहाँ पे आप चेक करें, आपको एक एक्स्ट्रा फाइल नजर आ रहा होगा जिसका नाम है वेदर फोरकास्ट। ये एक मॉडल है जो आपको जब भी आप वेब एपीआई वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये आपको एक मॉडल बना के दे रहा होता है। देखो मॉडल बने हुए हैं, 3 फील्ड्स बने हुए हैं। तो मुझे ये मॉडल नहीं चाहिए, हमें अपना काम करना है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। और उसके अलावा कंट्रोलर में अगर आप जाएंगे तो एक वेदर का कंट्रोलर बना हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, हम अपना कंट्रोलर बनाएंगे, तो इसको भी आपने डिलीट करना है। ठीक है, आते हैं जल्दी से मॉडल के लिए हम फोल्डर बना लेते हैं। तो राइट क्लिक किया आपने प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर, एड, और एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं मॉडल्स। ठीक है, और मॉडल्स के अंदर हमें मॉडल चाहिए, तो यहाँ पे आके मैं ऐड कर दिया क्लास। और आपको पता है मॉडल किससे बनता है, क्या नाम रखे मॉडल का,
आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। मैं सपोज रख लेता हूँ स्टूडेंट। ऐड कर लिया, यहाँ पे आ गया। जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड चाहिए। आईडी के बिना तो काम होगा नहीं, तो आईडी तो लगाना ज़रूरी है। मैं वैलिडेशन नहीं लगा रहा, मैं प्योर एपीआई के ऊपर काम कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे आया, मैंने इसको यहाँ पे नाम बता दिया कि स्टूडेंट का यहाँ पे आके मुझे नाम चाहिए, और नेम के बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे आ गया और मैंने कहा कि भाई मुझे एज चाहिए। एज के बाद तीसरी प्रॉपर्टी चाहिए सपोज स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग में वो अपना बताएगा कोर्स, और आखिरी एड्रेस कर लेते हैं या सिटी कर लेते हैं, ठीक है, सिटी। सही है, 4 से 5 चीजें काफी रहेंगी, ठीक है। सेव कर दिया मैंने ऐसे। मॉडल के बाद आपको पता है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट की फाइल बनानी है, तो वो भी जल्दी से बना लेते हैं। ऐड किया, ऐड के बाद क्लास पे आ गए और अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल का नाम हम आके यहाँ पे एप डीबी कॉन्टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। ऐड कर दिया, यहाँ पे आके मैंने इसको इनहेरिट कर दिया ओरिजिनल डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ। और आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है, आपको याद होगा, ठीक है। साकिब ध्यान दो बेटा। और यहाँ पे आके मैंने लगा दिया डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, एप डीबी कॉन्टेक्स्ट, जो आपके डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम है। यहाँ पे आप एक पैरामीटर देंगे, उस पैरामीटर को बेस क्लास के पैरामीटर में सेंड कर देंगे। नीचे आ गया डीबी सेट चाहिए, तो यहाँ पे आके मैंने डीबी सेट बना दिया और मैंने बता दिया कि भाई हमने मॉडल बनाया है स्टूडेंट के नाम का, और हमें टेबल जो चाहिए वो स्टूडेंट्स के नाम से चाहिए, ठीक है। बन गया डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग, जल्दी से बेटा कनेक्शन स्ट्रिंग बना लो। आते हैं यहाँ पे कोमा लगा दिया, और हमें यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इसके अंदर हमें एक नाम रखना होता है कनेक्शन स्ट्रिंग का। मैं नॉर्मली डीबीसीएस रखता हूँ, तो डीबीसीएस रखा दिया, और जल्दी से इसको चारों चीज़ें दे देते हैं। आप 6 चीज़ देंगे, आपको पता है ना, आप स्टूडेंट पे काम कर रहे हैं, एडमिन नहीं है आपके पास। चलो जी, सर्वर का नाम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। नाम किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट। डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे आके लगा दिया, हम रखेंगे API 08F। नेक्स्ट ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू एंड ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, चलो इज इक्वल टू ट्रू। हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग लग चुकी है। अब हमें लगाना है यहाँ पे आके क्या, उसका सर्विस रजिस्टर करना है। डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट के फाइल का नाम है एप डीबी कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शंस का पैरामीटर, और उसका ऑप्शन के ऊपर हमने एरो फंक्शन चला दिया कि भाई यूज करना है आपने एसक्यूएल सर्वर, और उसके अंदर हमें अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम बताना है। तो ये मैंने बता दिया गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और हमने नाम रखा था डीबीसीएस। हो गई डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी 2 स्टेप रहते हैं, क्या माइग्रेशन। चलो जी माइग्रेशन बना लो। टूल में आ गया नगेट पैकेट मैनेजर, कंसोल नगेट पैकेजेस, एड माइग्रेशंस किए थे बेटा, ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट टेबल नाम रख लेते हैं माइग्रेशन का, और ये आपकी माइग्रेशन जो है वो बनना स्टार्ट, ठीक है। वेट फॉर क्रिएशन। बन गई माइग्रेशन, परफेक्ट है। अगेन चलते हैं टूल्स के अंदर। ये बाहर किसने रख दिया, इसको यहाँ पे रखना होता है। ये यहाँ पे, हाँ अब सही है। चलें जी, अपडेट माइनस डेटाबेस। चलो जी, यहाँ तक तो काम आपको आता है, सही है। अब बनानी है एपीआई, ठीक है। अब एपीआई भी बनाना आसान है, आपको आता है।
बस कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट होने वाली है, उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस हमारा डन हो चुका है। अब आता है एपीआई का काम हम किस में करेंगे, कंट्रोलर के अंदर, और हमारे पास अभी कोई भी कंट्रोलर अवेलेबल नहीं है। चलो जी, नया कंट्रोलर बना दो। राइट क्लिक किया मैंने कंट्रोलर के ऊपर, एड, और क्या करना होता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर पे जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलेगा एमवीसी कंट्रोलर, तो आपको इस एमवीसी कंट्रोलर के ऊपर क्लिक नहीं करना, सही है, क्योंकि हमें एमवीसी कंट्रोलर नहीं चाहिए, हमें व्यूज नहीं बनाने। तो आपको ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, एपीआई का नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है। एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर। नॉर्मल कंट्रोलर और एपीआई कंट्रोलर डिफरेंट होता है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आके एपीआई एमपीडी पे क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। आपसे ये नाम पूछेगा, भाई कंट्रोलर का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। देखो लिखा क्या हुआ है, वैल्यू कंट्रोलर, नजर आ रहा है नीचे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज कंट्रोलर। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि कंट्रोलर कीवर्ड है, उसको नहीं हटाना कभी भी। यहाँ पे भी कंट्रोलर कीवर्ड है, तो आप जो अपने कंट्रोलर का नाम रखेंगे, आपकी एपीआई के अंदर लिंक का नाम भी वही होगा, तो ध्यान से रखना, सही है। तो मैंने रख दिया कि भाई मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का चाहिए, स्टूडेंट कंट्रोलर चाहिए, एंटर कर दिया। चेक करें, नॉर्मल कंट्रोलर और आपका एपीआई कंट्रोलर थोड़ा डिफरेंट होता है। कौन सा डिफरेंशिएशन है, पहले तो आपको ऊपर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हो रही है, कि जब भी एपीआई की लिंक बनेगी तो पहले तो एपीआई लिखा हुआ होगा, उसके बाद कंट्रोलर का नाम होगा, समझ आ रही बात। और उसके बाद ये बता रहा है आपको कि हमें हमारा एपीआई कंट्रोलर ये रहा, एपीआई कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट कंट्रोलर, और वो इनहेरिट हुआ है किस कंट्रोलर के साथ, बेस कंट्रोलर के साथ, ठीक है। नीचे आ जाओ, हमें यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस वेरिएबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके बना दिया एक कंस्ट्रक्टर। हमारे डीबी कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल का नाम है एफ डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और कंट्रोल डॉट करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल मुझे कौन सा चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, आपका रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है, और नीचे आपका वो सेट भी हो चुका है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको है, क्योंकि हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के आ चुके हैं एसपी के अंदर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पे मैं डेटा को पोस्ट कर सकूं, ऐसा ही है, एक एपीआई बनानी है जिसमें मैं क्या कर सकूं, डेटा को पोस्ट कर सकूं। तो यहाँ पे आके आपको बताना है कि आपका मेथड जो है वो कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया पोस्ट मेथड है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने बता दिया अपना मेथड, ठीक है। बेटा बात करते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। आई एक्शन रिजल्ट्स, और यहाँ पे आके मैं बता देता हूँ कि हमने किस नाम से मेथड बनाना है। अच्छा, आपको याद होगा हमने जब एमवीसी के ऊपर काम किया था, तो वहां पे मेथड का नाम मैटर करता था, है ना, याद आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमें लिंक करवाना होता था कि भाई फिलहाल कंट्रोलर में फिलहाल एक्शन मेथड पे जाओ। एपीआई के अंदर मेथड का नाम मैटर ही नहीं करता, मेथड एपीआई के अंदर सिर्फ करता है आप कौन सा एचटीटीपी मेथड प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, समझ आ रही बात, पोस्ट का या गेट का या पुट का या डिलीट का। तो नाम कुछ भी रख दो, कोई मसला नहीं है। फिर भी मैंने रख दिया पोस्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें भी चेंज होने वाली है, ध्यान देना कैसे। आपको याद होगा जब हम एएसपी के अंदर काम करते थे, तो किसी फॉर्म को बनाने के लिए पहले गेट का मेथड बनाते थे, फिर उसकी फॉर्म सबमिशन के लिए पोस्ट का मेथड बनाते थे। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म से पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। और पोस्ट की रिक्वेस्ट जब हम आती थी तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हमने ये सीखा था कि जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो डेटा पूरी की पूरी किस में चली जाती है, मॉडल के अंदर। तो हम यहाँ पे मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो हम यहाँ पे भी सेम काम करेंगे कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट का मॉडल का नाम ये है, और इसका ऑब्जेक्ट हम रखना चाहते हैं सपोज एसटीडी, ऐसा ही है। उसके बाद हम नीचे आते थे और हम कहते थे अपने कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को कि भाई कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल जाओ, स्टूडेंट नाम से हमारे पास डेटाबेस में टेबल है, उसके अंदर ऐड करके आओ जो भी मॉडल के अंदर डेटा आया है, ऐसा ही है। और जितनी भी चेंजेस हमने की है डेटाबेस के साथ उसको सेव कर दो, ठीक है। और सेव करने के बाद रिटर्न कर दो। ध्यान देना बेटा, अब नई चीज आने वाली है, रिटर्न कर दो।
और हम यहाँ पे क्या करते थे रिटर्न के आगे, यहाँ तो व्यू रिटर्न करते थे, यहाँ तो रिटर्न रीडायरेक्ट करते थे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्योंकि ये एपीआई है। एक सवाल है आपसे, ठीक है, आपने नोट किया है जब भी हम किसी ऐसे एक्शन मेथड के ऊपर जा रहे होते थे या कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी तो हमें एरर मिलता था नोट फाउंड का। उसका कोड क्या है नोट फाउंड का? नोट फाउंड का कोड क्या है? 404, ठीक है। और लारावेल के अंदर आपको याद होगा कि जब आप टोकन नहीं लगाते थे CSRF का, तब पेज एक्सपायरी का आपको मैसेज मिलता था और उसका भी कोड होता था 412, सही है। तो सर्वर के अंदर हर एक एरर को डिफाइन करने के लिए क्या है, कोड्स है। नोट फाउंड का एरर होता है 404, वैलिडेशन का एरर होता है 400। इस किस्म के हमारे पास बहुत सारे क्या है, कोड्स हैं, कोड्स हैं हमारे पास। तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, पर जैसे भी एरर आता है ना सर्वर के ऊपर कोड लिखा हुआ आता है वहां पे बड़े हेडिंग के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे एरर्स के कोड हैं, सेम तरीके से जब स्टेटस हमारा परफेक्ट होता है उसका भी कोड है। बात समझ आ रही है? जब हमारा स्टेटस सर्वर का परफेक्ट होता है, डेटा सही से आ जा रही होती है, तो स्टेटस का कोड होता है 200 और उस स्टेटस को हम बोलते हैं ओके स्टेटस। जैसे नोड फाउंड हो गया, वैलिडेशन हो गया, पेज एक्सपायरी हो गया, सेम तरीके से हमारे पास जब स्टेटस हमारा परफेक्ट होता है तो उसका कोड 200 है और उस स्टेटस को हम बोलते हैं ओके। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं उसको आखिर में कि भाई मॉडल में डेटा आपके पास आ गया, वो जाके डेटाबेस के अंदर सेव करके आओ। जैसे ही सेव हो गया ओके का स्टेटस रिटर्न कर दो, मुझे कोई एरर नहीं चाहिए मुझे सर्वर पे। बात समझ आई? और मैं ये भी चाहता हूं कि भाई जो मैंने डेटा इंसर्ट किया है वो भी लेके चलो अपने साथ, तो वो भी लेके आएगा, काम हो गया। अब मेन मसला, जब आप इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे HTTP के साथ या HTTPS के साथ, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे HTTP के साथ जा रहा हूँ क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं। इसका कोई आउटपुट नहीं होता जब आप प्रोजेक्ट चलाते हैं, ध्यान दो, जब आप प्रोजेक्ट चलाते हैं तो नॉर्मली तो आउटपुट आता है ना, इसका आउटपुट नहीं होता। तो व्यू ही नहीं है तो आउटपुट नहीं होता। स्वैगर के साथ आउटपुट आता है, वही तो मैं बता। अब देखो हमारे पास API टेस्टिंग टूल्स होते हैं, मेरी वर्डिंग को थोड़ा समझने की कोशिश करना और ये काम की चीजें नोट करते जाइए। API को टेस्ट करने के टूल्स होते हैं, जैसे आप चेक कर रहे होते हैं कि जो API बनाई है हमने, क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है हमारे पास वो दो हैं, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है हमारे पास वो दो हैं, एक का नाम है पोस्टमैन और द सेकंड वन इज स्वैगर। बात समझ आ रही है? मैं चेक करूं, मे भी मेरे सिस्टम के अंदर पोस्टमैन लगा हुआ हो, नहीं है इंस्टॉल जी। इंस्टॉल आप गूगल पे जाके डाउनलोड करोगे, आसानी से डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये सवाल, स्वैगर बिल्ट इन होता था जब तक आपका .NET का वर्जन चल रहा था 0.8 सॉरी 8.0। 8.0 से जितने भी लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उसमें स्वैगर बिल्ट इन नहीं आ रहा। पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका मिडिलवेयर लगाना पड़ेगा, बहुत सारा खबारी का काम है। कर ले, क्योंकि आउटपुट देखना है हमें, स्वैगर चाहिए। अच्छा, एक और चीज बता दूं, पोस्टमैन से स्वैगर बहुत बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि स्वैगर की एक तो UI बहुत अच्छी है, दूसरी चीज वो माइक्रोसॉफ्ट वालों के साथ लिंक है। पोस्टमैन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते ASP.NET के अंदर, स्वैगर को आप कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो आप नोट कर लो किस तरीके से स्वैगर इंटीग्रेट होता है, बहुत बड़ा मसला है ये वाला भी। नोट करते जाइए क्या क्या टूल्स हैं। चलें जी, मैं प्रोजेक्ट को बंद कर लेता हूँ, ऐसे आउटपुट तो नजर आ नहीं रहा, ठीक है। वैसे आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाती है, आप इसको ये वाला कॉपी करके, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके पास लिंक है, इसको कॉपी करें, /API कंट्रोलर का नाम लिखेंगे, आपको API की लिंक यही है। पर मुझे स्वैगर चाहिए, मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी API मैंने सही से बनाई है या नहीं बनाई। तो अब स्वैगर के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो आपको स्वैगर का चाहिए एक पैकेज, ठीक है। पैकेज का नाम क्या है, नोट करो। पैकेज का नाम आप जैसे ही स्वैगर सर्च करेंगे, आपको जैसे एंटिटी के बहुत सारे
पैकेजेस मिलते हैं, स्वाइगर के भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, जिसमें से हमें यूज करना है ये वाला, ठीक है, जिसमें ये सारे आ जाते हैं। तो आपको इसका जो है ना, जो आपका प्रोजेक्ट है उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है। मेरे पास 9 वर्जन है, तो मैं यहाँ पे 9 का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ। पैकेज इंस्टॉल कर लो बेटा, इसको अप्लाई कर लो, अप्लाई के बाद एक्सेप्ट कर लो। चलें जी, पैकेज लग गया, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं है, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं है, ठीक है। अब आपको जाके इसको रजिस्टर करना है। अब कैसे रजिस्टर होगा, एक को आपको स्वाइगर की सर्विस ऐड करनी है। कैसे सर्विस ऐड करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड स्वाइगर का होता है, हाँ ये रहा, एड स्वाइगर जैन, ये आपने लगाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 2 मिडलवेयर्स लगाने हैं, ये आपको नजर आ रहा है, एप डॉट इन्वायरमेंट डॉट इस डेवलपमेंट। इसके अंदर ये देखो ओपन एपीआई का मैप लगा हुआ है, ये इसको हटा देना है। एप डॉट यूज स्वाइगर का मिडलवेयर लगाना है, एप डॉट यूज स्वाइगर यूआई का मिडलवेयर लगाना है। एक काम किया आपने, पैकेज लगाया, दूसरा काम उसकी सर्विस ऐड की और मिडलवेयर लगाया, ठीक है। अब जब भी ध्यान देना, अब जैसे ही आप चलाएंगे इस प्रोजेक्ट को, स्वाइगर नहीं चलेगा अभी भी, ठीक है। स्वाइगर देखो नहीं आया, क्योंकि हमने उसको लॉन्च सेटिंग की सेटिंग चेंज नहीं की, पर आप खुद से चला सकते हैं। अब ये वाली लिंक अगर आप यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, चलते हैं गूगल के अंदर, कंट्रोल वी स्लैश स्वाइगर, ये है आपकी स्वाइगर की यूआई। आ गया स्वाइगर। अब स्वाइगर को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि जब भी मैं प्रोजेक्ट चलाऊं, ये खुद आना चाहिए, मुझे इसको चलाने की जरूरत ना पड़े। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस जाओ कोड के अंदर, प्रोजेक्ट को बंद कर लो, और आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज के अंदर, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर चलेंगे, ठीक है। और आपको मैंने शुरू में बताया था कि भाई लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आपकी वो सेटिंग हुई हुई होती है जिससे आपका प्रोजेक्ट होस्ट हो रहा होता है, चल रहा होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, या तो आप HTTP की मदद से चलाते हैं, ध्यान दो बेटा, या तो आप HTTP की मदद से चलाते हैं, और नीचे आप चेक कर सकते हैं, या तो आप HTTPS की मदद से चलाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्च ब्राउजर क्या हुआ है, मतलब जब भी प्रोजेक्ट चलेगा ब्राउजर नहीं चलेगा, खुद नहीं चलेगा। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फॉल्स हटा के ट्रू। और इसको ये भी बताना है लॉन्चिंग की URL क्या है। यहाँ पे आके मैं लॉन्च URL का एक की लगाऊंगा और उसका नाम होगा स्वाइगर। एप्लीकेशन URL मतलब आपकी URL का पोर्ट नंबर है। जब कभी भी हम एट अ टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं ना सेम मेथड के ऊपर, तो उस जगह पे हमें कभी कभार पोर्ट का नंबर चेंज करना होता है, सही है। अब जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका स्वाइगर खुल के आ जाएगा, इतना सा काम, ठीक है। जब तक ये आ जाए, वैसे आ गया, देखो गूगल हमारा ब्लिंक कर रहा है, ये आ गया, ठीक है, खुद ब खुद आ गया। डेटाबेस के अंदर चलते हैं, क्या हमारे पास डेटाबेस के अंदर डेटा अवेलेबल है। मैंने तो अभी टेबल बनाई है, तो मेरे हिसाब से तो कोई डेटा नहीं होगी, पर फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट टॉप 1000 स्टेटमेंट पे आ गया और टेबल आपके सामने खाली है, नजर आ रहा है। अब आते हैं स्वाइगर के अंदर, और स्वाइगर आपको बता रहा है कि आपके पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट से मेरे पास क्या आ रही है, एक एपीआई हिट होके आ रही है, और एपीआई का मेथड कौन सा है, पोस्ट। बात समझ आ रही है। क्लिक करेंगे अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये इसका ड्रॉप डाउन खुल के आ जाएगा, और आपको नीचे एक बटन मिलेगा, क्या लिखा हुआ है, कि आप एक बार एपीआई को ट्राई करें कि काम हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे कहेगा कि भाई इसमें पैरामीटर कुछ जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि पोस्ट मेथड है तो उसको डेटा तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए, चाहिए उसको, मॉडल के अंदर डेटा कैसे जाएगी वरना। तो यहाँ पे आके मैंने नाम दे दिया, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कर ली साकिब से, साकिब इलियास साहब,
ठीक है, यहाँ पे एज मैंने यहाँ पे लगा दी और कोर्स डिफाइन कर लिया कि कोर्स जो है वो है अभी चल रहा है HDSC और सिटी कौन सी है, कराची। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या होगा, ये सारा का सारा डेटा मॉडल को मिल जाएगा और जैसे ही मॉडल को मिलेगा और पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी, वापस चलो एक बार कंट्रोलर के अंदर, जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट हिट होगी तो मॉडल के अंदर डेटा सारा आ जाएगा, वो टेबल के अंदर डेटा सारा ऐड कर देगा, डेटा सेव हो जाएगी और आपको ओके का स्टेटस मिल जाएगा 200 का। ध्यान देना, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। लोडिंग, लोडिंग के बाद आपको नजर आ रहा होगा ये आपकी CURL है। ठीक है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपका पोस्ट मेथड हिट हुआ था, किस URL पे हिट हुआ था, ये URL है। ठीक है, वो हेडर आपका एक्सेप्ट हो चुका है, डेटा जेसन में गया था और उसके साथ डेटा कौन सा गया था वो आपके सामने क्लियर है। नीचे आ जाओ, आपको और बता रहा है URL की रिक्वेस्ट कौन सी है, कौन सी URL हिट हुई थी, ये URL हिट हुई थी। तो जब हम किसी बंदे को अपनी API भेजते हैं, URL भेजते हैं, वो URL ये होती है। बात समझ आ रही है। और डेटा आपकी ये चली गई और आप आखिरी में आपको रेस्पॉन्स में मिल गया। तो आईडी हमने 0 भेजी थी, पर आपको पता है ऑटो इंक्रीमेंट की मदद से आईडी इसको यहाँ पे खुद ब खुद मिल गई। तभी भी चलेगा, पर वो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे ना, अभी हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है जी, कंसोल से हो जाता है, दूसरा ओपन एआई की मदद से हो जाता है, पर उसकी यूआई अच्छी नहीं होती, इसीलिए हम स्वैगर यूज कर रहे होते हैं। और आपको नजर आ रहा होगा ये कोड 200 शेयर क्लियर बेटा। इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और डेटाबेस में जाके आप एक बार चेक कर लो कि डेटाबेस में साकिब का डेटा गया तो चला गया। तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई आपने क्या कर दिया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको गेट करनी है तो गेट भी आसान है, गेट भी कर लो। मैंने प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। मैंने कहा कि अगर इस कंट्रोलर के पास गेट रिक्वेस्ट आएगी तो वो क्या करेगा, एक एक्शन मेथड बनाएगा। ठीक है, उस एक्शन मेथड का नाम हम रखते हैं गेट स्टूडेंट सपोज, और वो क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम रखते हैं फॉर सपोज स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट। सारा डेटा जब हमें फेच करना होता है तो क्या कौन सा मेथड लगता है, टू लिस्ट। लिस्ट के अंदर सारा डेटा कन्वर्ट करके दे दो और जैसे ही डेटा आ जाए तो रिटर्न कर दो वही ओके का स्टेटस, और स्टेटस के साथ सारा का सारा डेटा जाना चाहिए। बात समझ आ रही है। अब आपके पास एक ही कंट्रोलर के अंदर 2 रिक्वेस्ट है, बिल्कुल, क्योंकि आखिर में स्टेटस ओके ही करना है, हमने उसको बताना है कि हमने रिक्वेस्ट सही से कर दी है, कोई एरर नहीं है। क्लियर है, आपका स्वैगर चल चुका है। आप ध्यान दो, नजर आ रहा है। स्टूडेंट कंट्रोलर से अभी कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, 2। यहाँ गेट करो, यहाँ पोस्ट करो, तो एक बार पोस्ट को ट्राई करते हैं, अगेन ट्राई इट आउट और दूसरे किसी स्टूडेंट की डेटा डाल देते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने शेरियार लग दिया, एज लगा लेते हैं, कोर्स और सिटी। ठीक है, आईडी 0 ही रखेंगे क्योंकि खुद ब खुद आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। एग्जीक्यूट, ओके, डेटा हो गया। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट को बंद करते हैं, गेट रिक्वेस्ट को मैं ऑन कर लेता हूं और जाके मैं इसको करता हूं ट्राई इट आउट। तो ये मुझसे कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा, क्यों, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट को कोई चीज की जरूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट, तो आप चेक कर सकते हैं इसने रिटर्न में सारा का सारा डेटा दे दिया। एपीआई बन चुकी हैं, अब एपीआई फेच करनी है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इतना काम कर लें, फिर हम एंगुलर पे जाएंगे, यही एपीआई को फेच करेंगे। इज इट क्लियर, काफी है इतना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी बहुत ज्यादा है, इसको पहले कर लो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलें जी, और याद रखिए हमारा एम है इसको एंगुलर के अंदर यही काम एंगुलर की मदद से करना। सर अगर कंट्रोल आपने बनाया है, सही है, कंट्रोल क्लास से भी कंट्रोल
सीएस होता है कंट्रोलर का और मॉडल का भी सीएस होता है, हम्म, क्लास से बना दिया तो असल में फर्क भी पड़ेगा। तो बेटा वो भी क्लास होता है, वो भी क्लास होता है। कंट्रोलर और मॉडल में सिर्फ इतना फर्क होता है कि मॉडल एक प्रॉपर क्लास होता है, कंट्रोलर में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज लगी हुई होती हैं, क्यों? क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक कंट्रोलर पड़ा हुआ होता है, उसके साथ लिंक होता है, तो उसके अंदर मेथड्स होते हैं कुछ, होते तो दोनों क्लासेस है ना। ठीक है, चलें जी।